नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के जी सेकंड में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर मुगल काल के बारे में 1707 से 1857 तक। चलिए देखते हैं इसमें कितने शासक हुए और कौन कौन शासक हुए। चलिए देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम, यह प्रथम 2007 में 1707 और 1712 तक रहे। और जहांदार शाह 1712 से 1713 तक। फर्रुख सैयद 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से शासक रहे। अहमद शाह 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। अकबर द्वितीय 1806 से 1857 तक। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1857 से 1837 से 1857 AD तक। चलिए देख लेते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम के बारे में देखते हैं। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात उनके 3 पुत्र थे। पहला मुआजम, आजम और कामबख्श। मुआजम था काबुल का गवर्नर था, और आजम गुजरात का गवर्नर था, और कामबख्श बीजापुर का गवर्नर था। चलिए आगे देखते हैं। 1707 में ही जारजो के युद्ध में आगरा के पास जो आगरा के पास पड़ता है जारजो, मुआजम ने आजम को पराजित किया। मुआजम जो था भाई, अपने बड़े छोटे भाई को पराजित किया और हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त कर लिया। मुआजम जो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुगल की सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह की प्रथम की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। चलिए आगे देखते हैं। सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम ने मुगल शाह आलम की भी उपाधि धारण की। बहादुर शाह जो प्रथम था, मुगल शाह की भी उपाधि धारण की थी। इस समय इनकी आयु 65 वर्ष थी। जब उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठा, उनकी आयु 65 वर्ष की थी। इन्हें शाह ए बेखबर के भी नाम से भी बेखबर की भी उपाधि धारण की, जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि है। इन्हें शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम द्वितीय को। इन्होंने औरंगजेब की नीति परिवर्तित की। औरंगजेब की नीति में परिवर्तित किए, जैसे मराठा नीति में, सिख नीति में, राजपूत नीति में, जाट नीति में और धार्मिक नीति आदि नीतियों में परिवर्तित किए। चलिए देख लेते हैं मराठा नीति 1679 में औरंगजेब ने संभाजी को हत्या करके औरंगजेब ने 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करके उनके पुत्र साहू जी को कैद कर दिया था। बहादुर शाह प्रथम ने साहू को स्वतंत्र कर दिया और इस प्रकार उसने मराठा के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए। चलिए देखते हैं सिख नीति में क्या परिवर्तन किए। चलिए देखते हैं सिख नीति। गुरु गोविंद सिंह, इस समय के सिखों गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह को बहादुर शाह प्रथम ने 5000 का मनसब और खिलहट भेंट की थी। 5000 का मनसब और खिलहट भेंट की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु का पद समाप्त भी कर दिया था। इन्होंने गुरु ग्रंथ को भी सिखों के अगले घोषित दिया था, परंतु 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया गया। इसके पश्चात बंदा बहादुर सिखों के अगले नेता बने। बंदा बहादुर के साथ फिर मुगलों के संबंध खराब हो गए और 1712 में अम्बाला के निकट लोहगढ़ का युद्ध में बहादुर शाह प्रथम और बंदा बहादुर के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। 1712 में घायल हो गए और देखेंगे 1712 में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह प्रथम ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। बहादुर शाह प्रथम ने जजिया और तीर्थ यात्रा पर समाप्त कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं जहांदार शाह। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं जहांदार शाह। चलिए आगे देखते हैं जहांदार शाह यह बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात इसके
चार पुत्र में पुनः उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हो गए। इनके चारों पुत्र में जब बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, इनके भी चारों पुत्र में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। पहला नाम था अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शान और जहांदार शाह चारों पुत्र थे। चलिए देखते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह सिंहासन पर बैठा। उत्तराधिकार के युद्ध में जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह सिंहासन पर बैठा। जहांदार शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। जहांदार शाह को इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को। उसने अपने वजीर जुल्फिकार को नियुक्त किया। उसने अपना वजीर जुल्फिकार को नियुक्त किया था। जुल्फिकार को नियुक्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। जुल्फिकार खां एक योग्य वजीर था। उसने मुगलों को स्थायित्व देने का प्रयास किया था। इनके काल में लाल कुंवर नामक नर्तकी का प्रशासन में हस्तक्षेप था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा जहांदार शाह में किसके प्रशासन में हस्तक्षेप था? लाल कुंवर नर्तकी का। जहांदार शाह से प्रेम करते थे। जहांदार शाह ने अजमेर के राजा जय सिंह को मालवा की सुविधाएं देकर मिर्जा सवाई की उपाधि दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जय सिंह को किसकी उपाधि दी गई? मिर्जा सवाई की उपाधि दी गई। और आगे देखते हैं जोधपुर के शासक अजीत सिंह को गुजरात के सूबेदार और महाराजा की उपाधि दी गई। और महाराजा की उपाधि किसे दी गई? अजीत सिंह को महाराज गुजरात के सूबेदार और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई। 1713 में अंत में सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह को सिंहासन से हटाकर उसकी हत्या कर दी। 1713 में सैयद बंधु 2 भाई थे, जहांदार शाह की सिंहासन से हटाकर उसकी हत्या कर दी। चलिए आगे देखते हैं फारूक सैयद की सिंहासन पर बैठा है। देखिए चले हैं जहांदार शाह ने सैयद बंधुओं ने। चलिए आगे देखते हैं। फारूक सैयद ने सिंहासन सैयद बंधुओं की सहायता से प्राप्त की थी। फारूक सैयद सिंहासन सैयद बंधुओं की से प्राप्त की थी। वह अजीम उस-शान का पुत्र था। फारूक सैयद जो अजीम उस-शान का पुत्र था, बड़े लड़के का यह पुत्र था फारूक सैयद। इनके दरबार में 4 अमीर वर्ग थे। इनके दरबार में अमीरों का वर्ग होने लगा था। ईरानी जो जुल्फिकार था, जुल्फिकार की सहायता से बना ईरानी था वो। तुरानी था, निजामुल मुल्क था और अफगानी था, अफगानी सादत खां। और देखते हैं सैयद बंधु हिंदुस्तानी थे। सैयद बंधु 2 भाई थे, अब्दुल्ला और हुसैना खां थे। इनके काल में हुसैना खां थे। इस काल में सैयद बंधु ने अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। इस काल में सैयद बंधु अत्यधिक शाली हो गए थे। इन्हें किंग मेकर्स या राजा बनाने वाले कहा जाने लगे। फारूक सैयद ने अब्दुल्ला को राज्य का वजीर नियुक्त किया था और हुसैन खां को मीर ए बख्शी सैन्य मंत्री नियुक्त किया था। चलिए देखते हैं। फारूक सैयद को घृणित कार के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा पार्ट। फारूक सैयद को घृणित कार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा था फारूक सैयद किस नाम से जाना जाता है? घृणित कार के नाम से जाना जाता है। 1716 में फारूक सैयद ने जुल्फिकार खां और सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। जो 1716 में फारूक सैयद और जुल्फिकार खां और सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। 1717 में फारूक सैयद ने ब्रिटिशों को बंगाल में दस्तक प्रणाली का अधिकार दिया था। 1717 में फारूक सैयद ने ब्रिटिशों को बंगाल के दस्तक प्रणाली का अधिकार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1719 में सैयद बंधु हुसैन खान ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली संधि की थी।
1719 में सैयद बंधु ने फर्रुख शहर की हत्या करवा दी। 1719 में फर्रुख शहर ने सैयद बंधु की हत्या करवा दी और फर्रुख शहर की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने रऊफ हुसैन के पुत्र को बारी बारी से गद्दी पर बैठाया। रईफ उद दर्जात के रऊफ हुसैन के पुत्र थे और रफ़ी उद दौला को बैठाया। 6 महीने की दोनों की भाइयों की मृत्यु हो गई। 1719 में मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया गया। चलिए देखते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 1748 में। चलिए आगे देखते हैं। इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर खां, ये रईफ उद दौला के पुत्र थे। रईफ उद दौला के पुत्र थे। रईफ उद दौला किसके पुत्र थे? रफ़ी उस्सान के पुत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। रईफ उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। रईफ उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। पूछा जाएगा जजिया को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह ज़्यादातर हरम या स्त्रियों के बीच में बिताने का कारण इन्हें रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को, ये भी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। रंगीला किसे कहा जाता है? कौन से शासक को रंगीला या मोहम्मद शाह के किस नाम से जाना जाता है? रंगीला भी कहा जाता है। इन्हीं के काल में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इन्हीं काल में से खिलाफ के बाद षड्यंत्र हो गया और निजामुल उल मुल्क ने दोनों भाइयों 1722 में मरवा दिया। निजामुल के द्वारा दोनों भाइयों को 1722 में मरवा दिया गया, सैयद बंधु के दोनों भाइयों को। चलिए आगे देखते हैं। इसके पश्चात मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को राज्य का वजीर घोषित किया। इसके पश्चात मोहम्मद ने निजामुल मुल्क को राज्य का वजीर घोषित किया। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का वजीर घोषित किया। इन्हीं काल में 1724 में निजामुल मुल्क ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी। इन्हीं का मोहम्मद शाह के काल में ही 1724 में निजामुल मुल्क ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी। इनके काल में बहुत से राज्य स्वतंत्र हुए, जैसे अवध 1720 में सादत खान के द्वारा अवध को स्वतंत्र कर दिया। बंगाल 1722 में मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्वतंत्र कर दिया। कर्नाटक 1720 से 1722 में सादुल्ला खां के द्वारा स्वतंत्र कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। सादुल्ला के खां द्वारा स्वतंत्र कर दिया। हैदराबाद 1724 में निजामुल मुल्क के द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया। जाट साम्राज्य 1730 से 1740 दमन सिंह और चूड़ामन के द्वारा स्वतंत्र कर दिए गए। इन्हीं काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। इन्हीं काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। चलिए देखते हैं नादिर शाह का आक्रमण देख लेते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 1738 में भारत पर आक्रमण करने का विचार किया। 1738 में भारत पर आक्रमण करने का विचार किया और 1739 में पंजाब पहुंचकर उसके आक्रमण का उद्देश्य भारत को लूटना था। चलिए आगे देखते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 1739 में मुगल सेना और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना निजामुल मुल्क, सादत खां और खाने-ए-दौरो थे। इस युद्ध में नादिर शाह ने मुगलों की सेना को पराजित किया और दिल्ली में 57 दिनों तक 17 करोड़ लूटा और कोहिनूर हीरा और मौर्य सिंहासन को भी ईरान ले गया। को भी अपने साथ ईरान ले गया। चलिए आगे देखते हैं। नादिर शाह ने जजिया मोहम्मद शाही नामक पुस्तक भी अपने साथ ले गया। नादिर शाह ने जजिया मोहम्मद शाही, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाही पुस्तक भी अपने साथ ले गया। नादिर शाह की मृत्यु 1757 में ईरान में हो गई थी। इसके पश्चात ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली बनाया गया। इसके पश्चात नादिर शाह की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह अब्दाली को ईरान का शासक बनाया गया। मोहम्मद शाह के अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन बैठा। मोहम्मद शाह जो अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। चलिए आगे देखते हैं। नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा।
युग का मोती की उपाधि दी। नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी और युग की मोती कहा। चलिए देखते हैं। और अहमद शाह अब्दाली ने कुल भारत पर 7 बार आक्रमण किए थे। चलिए देखते हैं। 1748 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और यह मणिपुर के युद्ध में राजकुमार अहमद शाह और सफदरजंग ने मिलकर अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया। राजकुमार अहमद शाह और सफदरजंग ने मिलकर अहमद शाह अब्दाली को हरा दिएगा और अहमद शाह की मृत्यु 1748 में हो गई थी। 1748 में हो गई थी। चलिए देखते हैं। अब अहमद शाह 1748 से 1754। चलिए आगे देखते हैं। ये मोहम्मद शाह के पुत्र और अधिकारी थे। जो अहमद शाह थे ये मोहम्मद शाह के पुत्र और अधिकारी थे। इन्हें अवध के नवाब सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। जो सफदरजंग था जो अवध का नवाब था। सफदरजंग एक अत्यधिक योग्य और लोकप्रिय नवाब था। सफदरजंग जो था इस समय के अधिक लोकप्रिय और अत्यधिक योग्य और लोकप्रिय नवाब था। इनके काल में एक महिला राजमाता ऊधमबाई अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। अहमद शाह के शासनकाल में एक महिला राजमाता ऊधमबाई अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। 1754 में इनकी मृत्यु हो गई। अहमद शाह की 1754 में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1754। आलमगीर द्वितीय 1754 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे और इनके वजीर इमाद उल मुल्क थे। इनका वजीर जो था इमाद उल मुल्क था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा 1757 में इन्हीं के काल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। पूछा जाएगा किस 1757 के काल में प्लासी का युद्ध पूछा जाएगा। 1757 में मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा VVI। चलिए आगे देखते हैं। और 1759 में इनकी हत्या इन्हीं के वजीर के द्वारा कर दिया गया। 1759 में इनकी हत्या इन्हीं के वजीर के द्वारा कर दिया गया। इमाद उल मुल्क के द्वारा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय। अब देखते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। इनके काल में 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे। इनके काल में भी 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे। चलिए देखते हैं। 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। पहला युद्ध 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली ने सरदार नजीम दौला के मुगलों के वजीर को बनाया था। और दूसरा देखते हैं 1764 में बक्सर के युद्ध। 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ने शाह आलम द्वितीय को पराजित किया और इसके पश्चात शाह आलम इलाहाबाद की संधि के लिए मनाया। चलिए देखते हैं। और 1803 में इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटिश ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और 1803 में इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटिश ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1806 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। चलिए अब देखते हैं। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। ये शाह आलम द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये शाह आलम के द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इनके काल में बादशाहत केवल लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। जो इनका क्षेत्र था, शासन काल का क्षेत्र था इनका, लाल किला तक सिमट कर रह गई थी। सबसे छोटा पार्ट हो गया लाल किले तक सिमट कर रह गई थी। ये ब्रिटिश के पेंशनर बन गए थे। ये ब्रिटिश के जो पेंशनर बन गए थे, पेंशनर जो पैसा लेते थे बन गए थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 1835 में मुगल सिखों का प्रभाव बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 1829 में इन्हीं ने अपने पेंशन के वृद्धि के लिए राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजे थे। और 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई थी। 1833 में इंग्लैंड में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और अकबर द्वितीय की मृत्यु 1837 में हो गई। अकबर द्वितीय की मृत्यु 1837 में हो गई। अब चलिए देखते हैं।
अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय नहीं, यहाँ होगा, गलत हो गया ये, यहाँ होगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ये चलिए देख लेते हैं। ये अकबर द्वितीय के पुत्र अधिकारी थे। ये जफर के नाम से भी उर्दू भाषा में कविताएं लिखते थे, बहादुर शाह जफर। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गलीब इनके दरबार में संबंधित थे, इनके दरबार में संबंधित थे। किसके? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इनका काल था 1837 से लेकर 1857 तक, बहादुर शाह जफर का कार्य। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। कौन? बहादुर शाह जफर ने इनके 1857 क्रांति में भाग लिए थे। इनका जो कमांडर थे, इनका कमांडर था बख्त खां, इनका कमांडर था बख्त खां। किसका? बहादुर शाह जफर का। डलहौजी ने 1848 में ही बहादुर शाह जफर को लाल किले से निकाल दिया था, लाल किले से निकाल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। लाल किले से निकाल दिया था। दिल्ली का विद्रोह ब्रिटिश कमांडर हडसन के द्वारा दबाया गया। दिल्ली का विद्रोह था जो ब्रिटिश कमांडर हडसन के द्वारा दबाया गया था। 1858 में बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? रंगून में मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं मुगलों के पतन के कारण। मुगल पतन किस लिए हुआ? चलिए देखते हैं मुगलों के पतन के कारण। मुगलों के उत्तर मुगल के शासनकाल वजीर बहुत कमज़ोर सिद्ध हुए और पतन का कारण बना। उत्तर जो मुगल शासक थे वो बहुत कमज़ोर सिद्ध हुए और मुगलों के पतन का कारण बना। मुगल दरबार में बढ़ते अमीर वर्ग का प्रभुत्व भी पतन के लिए उत्तरदायी रहा। मुगलों के दरबार में बढ़ता अमीर वर्ग, जैसे 4 अमीर वर्ग थे, वैसे बढ़ते प्रभुत्व का उत्तरदायी में पतन का कारण रहा। और इतिहासकार यदुनंद सरकार इनके अनुसार अंग्रेजों की नीति और धार्मिक नीति, मराठा नीति राजपूतों पतन के लिए उत्तरदायी रहा। औरंगजेब के बाद गद्दी पर आने वाले उनके उत्तराधिकारी कमज़ोर सिद्ध हुए, जिससे मुगलों का पतन के लिए निश्चय बना। और सबसे इम्पोर्टेंट, विदेशी आक्रमण भी पतन के लिए कारण बना। सबसे इम्पोर्टेंट था विदेशी आक्रमण भी पतन के लिए कारण बना। ठीक है। उसके बाद जय हिंद जय भारत। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद जय भारत।